गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। ऑल गुड। तो होप सो हम ये कह सकते हैं कि तुम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया है। ठीक है, तभी तुम इस पार्ट में आए हुए हो। और अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को स्किप करो और सबसे पहले उसको देखो, क्योंकि वो बेस है। अगर वो अच्छे से नहीं कर पाओगे तो फिर ये वाला टॉपिक या ये वाला पॉइंट तुम लोग अच्छे से नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर था वो था कृषि। ठीक है, अब कृषि में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए थे, जिसका एक हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कृषि में उसकी परिभाषा जान रहे थे कि वो होता क्या है। तो कृषि जो होता है वो एक प्राथमिक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग जमीन के नीचे से खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। तो संपूर्ण प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। उसके बाद कृषि की प्रक्रियाएं यानी कि उसके प्रोसेस क्या होता है। तो कृषि की प्रक्रियाएं 5 होती हैं। पहला जुताई, जुताई के बाद बुआई, बुआई के बाद निराई, निराई के बाद सिंचाई, और सिंचाई के बाद आफ्टर जब हम लोग का फसल पूरी तरह पक जाता है तब उसका कटाई किया जाता है। उसके बाद हम लोग कृषि के प्रकार देखे थे। कृषि के 3 प्रकार थे। पहला प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जिसमें झूम कृषि भी आता था। इसमें जो है ये ऐसी कैसी कृषि प्रणाली है जिसमें सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उत्पादन किया जाता था, कोई तकनीक या कोई भी उर्वरक वगैरह का यूज नहीं किया जाता था। दूसरा गहन निर्वाह कृषि, इसमें उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ कीटनाशक और उर्वरकों का यूज किया जाता था। और तीसरा था वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि एक व्यापारिक कृषि है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना होता है। ठीक है, इसमें बहुत अधिक पूंजी, बहुत अधिक निवेश किया जाता है और पैदावार को बहुत अधिक बढ़ाया जाता है। अब वाणिज्यिक कृषि में उसका एक एग्जाम्पल आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें किसी एक विशेष क्षेत्र में सिर्फ एकल फसल को लगाया जाता है और जिसमें अत्यधिक पूंजी वगैरह निवेश किया जाता है। जैसे भारत में वाणिज्यिक कृषि के एग्जाम्पल हो गया चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके शास्त्रीय प्रारूप या कृषि की ऋतुएं देखे थे कि कृषि की ऋतुएं क्या क्या है। तो कृषि की 3 ऋतुएं थी, रबी, खरीफ और जायद। रबी वो फसल थी जिसे शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर के मध्य बोया जाता था और ग्रीष्म ऋतु में मार्च अप्रैल में काट लिया जाता था। खरीफ मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोया जाता था और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता था। और जायद, जायद इन दोनों के बीच की फसल है। खरीफ और रबी के बीच में जो टाइम पीरियड आता है उसमें जायद फसल का उगाया जाता है। इसके मुख्य एग्जाम्पल तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। उसके बाद हमने कृषि की मुख्य फसलें देखे ना। कृषि की मुख्य फसलों में तुम्हारा 3 प्रकार के फसलें आते हैं। एक होता है खाद्यान्न फसल, एक होता है नकदी फसल और एक होता है बागवानी फसल। खाद्यान्न फसल जिसको हम लोग खाने पीने में यूज करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल, मक्का, ये सब हो गया। और नकदी फसल, नकदी फसल जिसका यूज हम लोग ज्यादातर व्यापार के लिए करते हैं, बेचने के उद्देश्य करते हैं। और दूसरा बागवानी फसल, बागवानी फसल में फूल और सब्जियां मिल आते हैं। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम देखे हुए थे। ठीक है, अब हम लोग आज मेन टॉपिक स्टार्ट होगा ये भारत की में प्रमुख फसलें, यानी भारत में कौन कौन से फसलें हैं जो प्रमुख हैं या जिसका यूज किया जाता है। ठीक है, एक मिनट रुकना। तो हम इन सबको इरेज कर लेते हैं ताकि वो आगे कर सके। ठीक है, भारत में प्रमुख फसलें, भारत में प्रमुख फसलों को भी इसी तरह 3 कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, पहले खाद्यान्न फसलें, फिर नगदी फसलें या फिर उसके बाद बागवानी फसलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खाद्यान्न फसलें जानते हैं। तो खाद्यान्न फसलें जिसको हम लोग खाते पीते हैं, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे एरिया में क्या आता है, सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? ऑब्वियसली चावल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चावल जानते हैं। चावल क्या है, इसमें हम लोग उस फसल के बारे में पढ़ेंगे और उसका भौगोलिक परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। भौगोलिक परिस्थिति उसको बोलते हैं कि किसी फसल को उत्पन्न या उत्पादन होने के लिए कौन कौन सा परिस्थिति या कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तब एक फसल उत्पादन होगा, उसी को भौगोलिक परिस्थिति बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चावल बताएं। तो चावल के बारे में तुम लोग कुछ आइडिया है? हाँ, जैसे चावल तुम लोग को पता होगा, चावल भारत की
प्रमुख फसल है, खाद्य फसल है। देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या चावल का ही खाती है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो चीन के बाद भारत जो है चावल उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। अब इसका भौगोलिक परिस्थिति, तो थोड़ा सा बस इंट्रो हुआ, अब इसका भौगोलिक परिस्थिति, ठीक है। तो सबसे पहले चावल उत्पादन करने के लिए जलवायु क्या होनी चाहिए? चावल उत्पादन करने के लिए जलवायु उष्णकटिबंधीय होना चाहिए, उष्णकटिबंधीय। अब मे भी तुम लोग को उष्णकटिबंधीय भी नहीं पता होगा, तो वो हम आगे किसी क्लास में वो एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत लंबा है, इसको और लेंथ नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। पहला, जलवायु इसका उष्णकटिबंधीय होना चाहिए। दूसरा, तापमान, तापमान यानी कि उस एरिया का तापमान कितना होना चाहिए? तो तापमान तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये वाला साइन ऊपर बता रहा है। उसके बाद वर्षा वहां कितनी होना चाहिए? वर्षा वहां पे 100 सेंटीमीटर से ऊपर, 100 सेंटीमीटर से ऊपर। मृदा क्या होनी चाहिए? मृदा यानी मिट्टी। मृदा तुम लोग को पता होगा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। इससे मोस्टली ये बहुत सारी मृदाओं में हो जाती है, पर ज्यादा हम लोग जलोढ़ मृदा मानते हैं। और उसके बाद तुम लोग को उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य से मेरा आशय है कि वो जो चावल है वो कौन कौन से राज्यों में उत्पन्न किया जा रहा है। जैसे तुम लोग को पता होगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सॉरी बिहार, बिहार इत्यादि ईटीसी राज्यों में, ठीक है। अब हम तुम लोगों को एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। चावल भारत की एक मुख्य फसल है, मुख्य खाद्यान्न फसल है। देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या चावल खाती है। या अगर उत्पादन के मामले में देखें तो चावल विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत का स्थान आता है। इसकी आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां हैं। जलवायु, जलवायु हमारी चावल के उत्पादन के लिए उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। मृदा जलोढ़ मृदा होनी चाहिए। और उत्पादक राज्य यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार आदि राज्य, ठीक है। ये तुम लोग का बेसिक है, ये तुम लोग को जानना है। ये लिखने के बाद तुम लोग को लिखना है कि जहाँ गर्मी होता है, जिस एरिया में वर्षा कम होता है, वहां सिंचाई करने का जरूरत होता है। अब भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व मैदानों में ज्यादातर चावल की खेती की जाती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट गेहूं आता है। हम यहीं पे इरेज करके गेहूं कर दे रहे हैं, ठीक है, ज्यादा ये नहीं करते हम लोग गेहूं, और बस इसका भौगोलिक परिस्थिति यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि हम लोग उसका तुम्हारा हर क्वेश्चन में, जैसे तुम्हारा बोर्ड्स के एग्जाम में हमेशा एक फसल इस चैप्टर से और उसका भौगोलिक परिस्थिति हमेशा ही दे देता है, ठीक है। तो तुम लोग को एज इट इज बस थोड़ा सा इंट्रो और ये 5 चीज हमेशा हर का याद रखना। वैसे तुम्हारे बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत सारा फसल दिया, लेकिन हम तुम लोग को बस इंपॉर्टेंट फसल करवाएंगे जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अगर क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं सबसे आएगा बस, ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट हम तुमको बताएं गेहूं। गेहूं तुम लोग को पता होगा, चावल के बाद पूरे देश में खाने वाली दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में उपजाया जाता है। अब इसमें सबसे पहले जलवायु, जलवायु वही उष्णकटिबंधीय, इसको रीज नहीं करना चाहिए था ना, उष्णकटिबंधीय। तापमान, गेहूं के उत्पादन के लिए तापमान तुम्हारा 50 डिग्री से 75 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और तुम्हारा मृदा होता है इसमें, सॉरी मृदा जलोढ़ मृदा, सॉरी तापमान नहीं, ये तुम्हारा वर्षा है 50 डिग्री से 75 डिग्री सेंटीमीटर, ठीक है, 50 से 75 सेंटीमीटर। अब तापमान हम इसको लिख नहीं पाएंगे क्योंकि तापमान हम लोगों को बताते हैं। वृद्धि के समय जब गेहूं को बीजों को लगाया जाता है, जब वो बढ़ता है तो वृद्धि के समय तापमान जो होता है ठंडा रखना चाहिए,
जब वो बढ़ता है तो तापमान ठंडा रहता जाता है, और जब उसकी कटाई होती है तो खिली या तेज धूप होनी चाहिए। इसलिए गेहूं को रबी की फसल बोला जाता है। रबी का फसल कब उगाया जाता है? शीत ऋतु में, अक्टूबर नवंबर के मध्य बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है जब गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, ये तुम्हारा गेहूं हुआ। अब गेहूं के बारे में थोड़ा सा जान लो। अच्छा, इसमें तो एक चीज रह गया अभी, इसका उत्पादक राज्य, इसमें भी तुम्हारा पंजाब, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हर जगह में तुम लोग को मिल ही जाएगा। उत्तर प्रदेश, यूपी लिख दे रहा है, यूपी, बिहार और राजस्थान, ये तुम्हारा होगा गेहूं के उत्पादक राज्य। ठीक है, अभी तो तुम लोग चावल जाने और गेहूं जाने। अब चावल और गेहूं के बाद हम लोग कुछ मोटे अनाज के बारे में जानते हैं। मोटे अनाज में तुम लोग को बस बता रहे हैं, उसका ये नहीं देंगे क्योंकि वो ज्यादातर नहीं आता। ठीक है, तो मोटे अनाज में जैसे तुम्हारा क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब उगाया जाता है भारत में, है ना। हालांकि इनको अनाज के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसको खाया भी जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होती है। अब इसका भी अलग अलग अपना है, जैसे ज्वार का अलग है, बस बाजरा का अलग है, रागी का, सबका अपना अपना जो अलग भौगोलिक परिस्थिति है, लेकिन वो हम लोग नहीं जानेंगे। हम लोग नेक्स्ट गेहूं के बाद डायरेक्ट मक्का में आ जाएंगे। तीसरा जो हमारा होगा वो होगा मक्का। मक्का, ठीक है, मक्का वही है, मकई वाला तुम्हारा मक्का। ठीक है, मक्का के बारे में क्या बताएं। मक्का एक ऐसा फसल है ना जिसको हम लोग भोजन के रूप में यानी खाने के लिए भी यूज करते हैं और चारा के रूप में भी यूज करते हैं। तुम लोग को पता होगा मक्का हम लोग भी खाते हैं और लोग जानवर को चारा भी देते हैं, इसलिए मक्का को भोजन और चारे की फसल दोनों कहा जाता है। ठीक है, ये एक खरीफ फसल है। इसके उत्पादन के लिए तापमान जो होता है, इसमें जलवायु नहीं लिखना, ठीक है, जलवायु हटा देते हैं। इसके उत्पादन के लिए तापमान हम लोग को 21 से 27 डिग्री चाहिए होगा, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। और मृदा जो होता है उसको पुरानी जलोढ़ मृदा यूज किया जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा यानी कि क्या होगा, जलोढ़ मृदा को दो पार्ट में बांटा जाता है, बांगर और खादर, पता होगा। मतलब बांगर, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर बोलते हैं, नई को खादर बोलते हैं। ठीक है, वर्षा, इसमें वर्षा को स्किप कर देते हैं और इसके उत्पादक राज्य, जैसे देखो जिस चीज में तुम्हारा जितना कम है वो तुम्हारे लिए और अच्छा है, तुमको बस उतना ही याद करना है। और उत्पादक राज्य में तुम्हारा वही एमपी, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यही सब आता है। ठीक है, तो इट इज ज्यादातर उत्पादक राज्यों में ना आपको कॉमन यू एमपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, तो ये सबको आप लोग को बस ऐसे ही याद रखना है। अब आधुनिक प्रौद्योगिकी वगैरह के यूज से आजकल जो होता है मक्का का उत्पादन बहुत बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मक्का के बाद हम लोग दालें पढ़ेंगे। पूरा ही मिटा देते हैं। दालें, अब तुम लोग को पता होगा भारत जो है विश्व के दाल के उत्पादक में बहुत बड़ा उत्पादक भी है और बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है। यानी इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे दाल बहुत ज्यादा उत्पादन भी होता है, यहीं पे दाल बहुत ज्यादा खाया भी जाता है, उपभोक्ता यानी उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग को पता होगा भारत में मांसाहारी के साथ साथ शाकाहारी भी रहते हैं, तो उन लोग को अपने प्रोटीन वगैरह की पूर्ति के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो वो लोग दाल खाते हैं क्योंकि दाल में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, तुम लोग को दाल जो है एक फलीदार फसल है और इसमें जो होता है ना दाल की गांठों या जड़ों में नाइट्रोजन के कुछ नाइट हाँ, दाल की जड़ों में जो होता है एक ये होता है, क्या नाम है उसका, राइजोबियम नाम का एक कीटाणु होता है जो दाल की जड़ों में या वहां पे रहता है और वो मिट्टी से जो है नाइट्रोजन को दाल को प्रोवाइड करता है और उर्वरक भी बढ़ाता है। आमतौर पर इसको जो होता है
इसके भौगोलिक परिस्थिति हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, दाल का भौगोलिक परिस्थिति नहीं देता, दाल को बस हम इंट्रो में बता रहे थे। और दाल के उत्पादक राज्य में तुम लोग को ये याद रखना है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। अब ये तुम्हारा हो गया खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें में हम लोग क्या क्या पढ़े? चावल, गेहूं, मोटे अनाज, मक्का और दालें। ये मेन चीज था जिसमें से चावल, गेहूं और मक्का का भौगोलिक परिस्थिति तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अखाद्य फसलें, यानी कि जिसको हम लोग सॉरी सॉरी अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे खाद्यान्नों के अलावा खाद्य फसलें, यानी कि जो मेन फसल नहीं है लेकिन हम लोग उसको यूज किया करते हैं, ठीक है। जैसे पहला तुम्हारा हो गया इसमें गन्ना। गन्ना, अब गन्ना तो पता होगा, गन्ना वो कतारी, इसको शायद रीजनल लैंग्वेज में लोग कतारी वगैरह भी बोलते हैं, शुगर केन, ठीक है। तो गन्ना जो है ना, गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ब्राजील, और ब्राजील के बाद भारत गन्ने के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे जलवायु जो होता है गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए होती है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु इसके लिए अनुकूल है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए होगी। मृदा का प्रकार, मृदा जो होता है विभिन्न, यहाँ पे मृदा जो होता है बहुत सभी तरह की मृदा में वो अच्छी तरह से उत्पादन हो जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा तापमान। तापमान तुम्हारा 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। और जो उत्पादक राज्य तुम्हारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, ईटीसी इसके प्रमुख उत्पादक राज्य, ठीक है। गन्ना, गन्ना के लिए हम लोग को गन्ना, इसमें एक पॉइंट दिया रखना कि ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, उसके बाद भारत आता है दूसरे नंबर पर। यहाँ पे गन्ना के उत्पादन के लिए जलवायु जो होता है गर्म एवं आर्द्र चाहिए होता है। यहाँ की तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। और प्रमुख उत्पादक राज्य यूपी, बिहार और तमिलनाडु वगैरह है, ठीक है। अब गन्ना के बाद हम लोग डायरेक्ट चाय में आ जाते हैं। चाय नाम सुनते ही पीने का मन कर गया है ना, नहीं पीना है अभी, बस इसके बारे में पढ़ो, बहुत पी लिए तुम। चलो, चाय तुम लोग को पता होगा, चाय भारत की एक प्रमुख पेय फसल है। पेय फसल यानी पीने वाली फसल, जिसकी लगभग 2/3 जनसंख्या जो होता है वो चाय पीता ही है। वैसे इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव होते हैं, पर लोगों को कौन क्या कर सकता है, नहीं। तो चाय उत्पादन में जो होता है चीन फिर से प्रथम नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। इसका ये सब लिख लेते हैं। इसमें चाहिए जलवायु, तो चाय उत्पादन के लिए जलवायु जो होती है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय होती है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय होती है। दूसरा, वर्षा, वर्षा यहाँ पे चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक चाहिए होता है। हाँ, चाय के लिए बहुत ज़्यादा वर्षा चाहिए होता है। और इसके मुख्य उत्पादक जो राज्य हैं वो असम। असम तो मेन प्रोड्यूसर है, तुम लोगों को पता होगा। अगर चाय का बड़ा बड़ा बागान या खेती का कहीं लगता है तो वो कहाँ लगता है? असम में। असम के बाद एक आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। बाकी ईटीसी में याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कॉफी आ जाता है। चाय के बाद हम लोग इसी में लिखते हैं, ठीक है। चाय के बाद कॉफी। कॉफी, अब कॉफी का एक अलग कहानी है, ठीक है।
चाय की तरह कॉफी को भी बागान में उगाया जाता है। कॉफी का एक स्टोरी ये है कि भारत में जो है ना, शुरू में कॉफी नहीं था। अब जब भारत में पुर्तगाली लोग आए हैं तो काम वहाँ पे एक बाबा थे, ठीक है, बाबा बूदन उसका नाम था। तो वो क्या किए, वहाँ पे जो यूरोप वाले देशों में ना, वहाँ पे कॉफी को ऐसे फाका जाता है, जैसे हम लोग दूध को या चीनी को खाते हैं, वैसे वो लोग कॉफी को फाके थे, ठीक है। तो वो ऐसे फाके हुए थे यार, वो इंडिया आ गए। इंडिया आए तो उनकी दाढ़ी जो था, उनका बहुत लंबा लंबा दाढ़ी था, उनकी दाढ़ी में कॉफी का कुछ कण रह गया। तो वो आए इंडिया, और यहाँ पे आके इंडिया में आंध्र प्रदेश के साइड रुके। तो उनका दाढ़ी से जो है कॉफी का कुछ कण वहां पे गिरा, और फिर वहीं पे कॉफी जन्म ली। इसलिए उस एरिया को बाबा बुदन की पहाड़िया भी बोलते हैं। कॉफी ज्यादातर उसी एरिया में होता है। इसमें कॉफी में बस इतना ही जानना है। अब बागवानी फसलें, तुम्हारा ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा बागवानी फसलें। बागवानी फसलें में स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। बागवानी फसलें फूल और सब्जियां जो होती है उसको बागवानी फसलें बोलते हैं, ठीक है। बागवानी फसलें, फूल और सब्जियों को बागवानी फसलें बोलते हैं। 2016 के अकॉर्डिंग, अभी तो हमारा ये बहुत दिनों से ये नहीं चला है, तो 2016 के अकॉर्डिंग विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तुम लोग को क्या पता है, क्या पता चलेगा कि हर चीज में भारत दूसरे ही नंबर पे है। मतलब किसी में तो फर्स्ट अभी तक तो नहीं आया। हाँ हाँ, तो भारत में उष्ण और पोषण सभी प्रकार के फलों को उगाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा बागवानी फसलें में भी ज्यादा नहीं पढ़ना था, बस इतना जाना था। 2016 के अकॉर्डिंग चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे। और भारत में उष्ण और उपज बहुत सारे के फलों को उगाया जाता है। अब नेक्स्ट तुम्हारा खाद्य फसलें पढ़ेंगे। हम लोग पहले पढ़े खाद्य फसलें, उसमें तुम्हारा था चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दालें। उसके बाद हम पढ़े खाद्य फसलों के अलावा खाद्य फसलें, यानी कि जो मेन नहीं है पर वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें हम लोग पढ़े तुम्हारा गन्ना, उसमें हम लोग पढ़े गन्ना, गन्ना के बाद चाय, चाय के बाद कॉफी, उसके बाद बागवानी फसलें पढ़े। अब तुम्हारा आख खाद्य फसलें। आख खाद्य फसलें यानी कि वैसे फसलें जिसको हम लोग खाते नहीं है पर यूज में वो हमारा आता है। इसमें हम लोग मेनली तुम्हारा दो ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक है तुम्हारा रबर और दूसरा है कपास, जिसमें से तुम्हारा कपास सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे तो दोनों लिखेंगे बताएंगे, पर तुमको कपास ज्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद हम तुम लोग को इम्पोर्टेंट भी बता देंगे कि किससे ज्यादातर आता है, ठीक है। एक है रबर और दूसरा है कपास। रबर, रबर पता है क्या होता है? रबर एक फसल होता है, ठीक है। अब भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रबर को कुछ विशेष परिस्थिति होता है, उसमें हम लोग रबर को उगाते हैं। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, उद्योगों वगैरह में सब में यूज होता है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा सबसे पहला है वर्षा। रबर उत्पादन के लिए हम लोग को वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए होगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। उसके बाद उत्पादन के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। अब इससे रिलेट कर देना, 25 डिग्री सेल्सियस किसमें भी था, चावल में भी था, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। और उत्पादक राज्य तुम्हारा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार वगैरह आता है, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट हम लोगों का है कपास। कपास बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास जो है ना, भारत में कपास को सभी पौधों का मूल स्थान माना जाता है, क्योंकि कपास जो है सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। जो लोग सूती वस्त्र वगैरह पहनते हैं उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो कपास होता है, ठीक है। ये तुम लोग को पता होगा। कपास उत्पादन में एज ऑलवेज चीन पहले नंबर पे और भारत दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब इसका कुछ भौगोलिक परिस्थिति, जैसे कपास उत्पादन करने के लिए भौगोलिक परिस्थितियां क्या क्या चाहिए होती। तो सबसे पहले यहाँ पे मृदा, कपास के लिए मृदा, याद है ना चैप्टर 1 में जब हम लोग मृदा पढ़े थे तो बताए थे एक मृदा होती है जो कपास उत्पादन होता है, जिसमें उस मृदा का नाम क्या है, काली मृदा। कपास उत्पादन के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त होती है। अब तापमान, कपास उत्पादन के लिए जो होता है ना, तापमान हम लोगों को
चाहिए, हल्का वर्षा भी चाहिए या सिंचाई करना होगा, और सबसे मेन चीज 210 पाला रहित दिन होना चाहिए कपास उत्पादन के लिए। सबसे पहला क्या, तापमान उच्च रहेगा, हल्की वर्षा या सिंचाई भी करना पड़ेगा, और 210 पाला रहित दिन भी होना चाहिए, खिली धूप की भी आवश्यकता होती है। अब कपास उत्पादक के जो राज्य हैं, तो जो काली मृदा वाला क्षेत्र वही कपास उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ETC। इसी के साथ हम लोग का जो फसल वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया। ठीक है, एक बार क्विक रिवाइज करवा देते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख फसलों को मेनली 3 पार्टों में बांटा गया है। एक होता है खाद्य फसलें, दूसरा होता है खाद्यान्न के अलावा प्रमुख खाद्य फसलें, जिसको लोग 4 पार्ट में कर देते हैं। एक होता है बागवानी फसलें, और तीसरा चौथा है हमारा अखाद्य फसलें। ठीक है, खाद्य फसलों में हम लोगों का आ गया था चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दालें। तिलहन भी आ जाता है, वो हम बताया नहीं था। खाद्यान्न के अलावा आता है तुम्हारा गन्ना, चाय और कॉफी। बागवानी फसलें, एक बागवानी फसलें ही यहाँ होता है। बागवानी फसलें, और उसके बाद अखाद्य फसलें में तुम्हारा आ जाता है मेनली रबड़ और कपास। तो मेनली तुमको हम जो टिक कर रहे हैं वो फसल और उसका भौगोलिक परिस्थिति याद रखना है। चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चाय, उसके बाद रबड़ नहीं कर, अच्छा रबड़ भी कर लेना, कपास भी कर लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 फसल का उसका भौगोलिक परिस्थिति और उसका थोड़ा सा इंट्रो याद रखना है। भौगोलिक परिस्थिति में तुम्हारा मेन लिखाएगा जलवायु, मृदा, तापमान, वर्षा और उत्पादक राज्य। जानना ये जो क्वेश्चन होगा ये पूरा 5 नंबर का आता है एक क्वेश्चन। तो तुमको ये 5 टॉपिक पॉइंट डालना होगा। उससे पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रो देना होगा कि उत्पादन में कितने नंबर में है वगैरह। उसके बाद ये 5 लिखना होगा, उसके बाद कंक्लूजन में भी थोड़ा सा लिखना होगा। ठीक है, तो ये मेनली हुआ। अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो फसलों के बाद हम लोग का एक टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति पता है? नहीं पता? हरित क्रांति, हरित क्रांति जो है एक क्रांति हुआ था जब हम लोग का देश आजाद हुआ था ना। तो हम लोग खाद्यान्न के मामले में बहुत दूसरे देशों पे निर्भर थे, हम लोग का उत्पादन बहुत कम हो रहा था। तो भारत के कुछ जो लोग थे वो लोग क्या किए, कुछ अच्छे बीज HYB जो उच्च उत्पादक देने वाले बीज हो उन लोगों को भारत को लेकर आए और खाद्यान्न उत्पादन को बहुत बढ़ा दिया। इसका शुरुआत 1976 में हुआ था। अब भारत में इसके ये प्रयोग करने वाले को क्या नाम था भूल गया, हम लोग को फिर कभी बता देंगे, हमको याद आएगा तो। ठीक है, अब हरित क्रांति हुआ। अब हरित क्रांति की हानियां क्या है? अब हरित क्रांति में हम लोगों को पता है उर्वरक, उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक डाला जा रहा है। तो इससे रसायन भूमि में बहुत ज्यादा डाला जा रहा है, तो भूमि का गुणवत्ता बढ़ जा रहा है। उसके बाद सिंचाई बहुत ज्यादा करने से जल स्तर बहुत अधिक हो जा रहा है, जैव विविधता समाप्त हो रही है और अमीर और गरीब किसानों के अंदर हो रहा है। अब अमीर गरीब में मतलब है कि जैसे देखो उस टाइम ये वाला बीज आया है, तो बीज आया है इसका मतलब तुम्हारा
उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, तो अमीर किसान तो उसको ले रहे हैं लेकिन गरीब लोग नहीं ले पा रहे, तो दोनों के बीच ये भेद नजर आता है। उसके बाद एक श्वेत क्रांति भी होता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए किया जाता है, दूध में दूध में बढ़ोतरी के लिए श्वेत क्रांति किया जाता है। ठीक है, मैं गला फंस रहा है, अब शायद इससे आगे नहीं बता पाएंगे। अब कुछ इसके बाद और टॉपिक है, जैसे भारत में कृषि का महत्व, कृषि के सामने चुनौतियां या कृषि की विशेषताएं वगैरह। तो ये बस रीड करने वाली चीजें है, तुम लोग रीड कर लोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको यही रहने देते हैं। तो ठीक है, ये चैप्टर भी तुम लोगों का खत्म हो गया। चैप्टर से मेनली तुम लोगों का एक ऋतुवे से क्वेश्चन आ सकता है, कृषि के प्रकार से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, ऋतुवे से क्वेश्चन आ सकता है, और मुख्य फसलों में तुम लोग को कोई फसल दे देगा 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर में, और तुम लोग उसका भौगोलिक परिस्थिति बताने बोलेगा। ठीक है, तो इतना तुम लोग को कंप्लीट कर लेना है, और अगर कोई डाउट होगा तो उनको बताना, और अच्छे से करो। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही हम लेकर आएंगे। ठीक है।